हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 11 में, और क्लास 11 में पहुंच गए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बच्चों इस बार पढ़ने वाले हैं। आप कक्षा 11 में पढ़ गए हैं तो आपको थोड़ा उच्च लेवल की पढ़ाई करना अनिवार्य है। तो इस बार वीडियो में बच्चों मैंने समुच्चय के बारे में पोस्टमार्टम किया है। समुच्चय के बारे में पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि सारी चीजों को बच्चों मैंने बता दिया है कि समुच्चय है क्या, सारी चीजें बच्चों। तो बस इसे देख लो, सब समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल सच है कि अगर इस वीडियो को बच्चों देख लेते हो तो 100% आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। समुच्चय कक्षा 11 में बच्चों पढ़ रहे हैं, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी बच्चों। ये 12 बार भी आपको मिलेगा, इसलिए सारी चीजें आपको जानना अनिवार्य है कि चीजें है क्या। और मेरी बात समझिएगा, इस पर आपको कमांड बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी क्योंकि आप कक्षा 11 पर पढ़ रहे हैं। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मैं आपको मैथ का मास्टर बना दूंगा। ये समझिए कि आपको सारी चीजें एक एक चीज बस कॉपी और पेन पर नोट कर लेना है। एक बार सभी बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों। एक लाइक तो बनता ही है ना बच्चों। तो देखते हैं कि आगे क्लासों पर क्या क्या चीजें हैं, समझते हैं। आगे चलते हैं आगे। समझिए देखिए क्या चीजें हैं। देखिए मैं आपको बड़ी बेहतरीन चीजें लेके आया हूँ। देखिए समझिए क्या है इस पर कहा गया है। प्रस्तावना पर क्या कहा गया है? प्रस्तावना पर यानी इंट्रोडक्शन पर कहा गया समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास। समुच्चय का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? जर्मनी के गणितज्ञ थे जॉर्ज कैटन ने 19वीं शताब्दी के अंत में इसका किया था। किसके? 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। इसकी सहायता से उन्हें आधुनिक गणित का भी आधार आभूत
पूर्व। अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है? विकास में बहुत पहले ही इन्होंने इसका विकास किया था। क्या किया था? बहुत पहले ही बच्चों इसका विकास किया था। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में उन्होंने क्या वेक्टर के बारे में बताया, इसी पर और अंकन के बारे में बताया, ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, और संबंधित मूल परिभाषाओं एवं क्रियाओं पर विचार करेंगे। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। समुच्चय है क्या? पहले ये जान लें कि समुच्चय है क्या। समुच्चय के बारे में जानते हैं और समुच्चय क्या क्या बच्चों है। समुच्चय क्या है? समुच्चय यानी सेट। क्या है समुच्चय यानी सेट? कारण दैनिक जीवन में हम बहुत सी वस्तुओं को समूह के रूप में बांटते हैं, जैसे रंगों का सेट, क्रिकेट की टीम, डिनर सेट, ज्यामिति उपकरणों का सेट इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में एक संग्रह का बोध होता है विभिन्न वस्तुओं को। देखिएगा इसमें से क्या है, समुच्चय के बारे में समझिए, जिसमें एक सेट मतलब एक समूह, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? समुच्चय कहलाता है। पर वहां पर निश्चित होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है कि विभिन्न वस्तुओं को सुपरिभाषित मतलब ये शब्द बहुत आपके काम का आएगा। सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरिभाषित मतलब ऐसी चीजें बच्चों जो कन्फर्म होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। सुपरिभाषित का अर्थ है कि संग्रह में उपस्थित वस्तुओं को सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट, इसमें ऐसा कोई नियम होना चाहिए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोई वस्तु उस संग्रह में है अथवा नहीं, मतलब उस संग्रह का है कि अथवा नहीं है। सुस्पष्ट होने का अर्थ है उसमें से दो या दो से अधिक वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक समान। आगे चलते हैं, कुछ चीजें इस पर और चीजें देखिए क्या क्या है बच्चों। कहा गया है वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ये ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया है। वस्तुओं का समूह अथवा संग्रह समुच्चय कहलाता है, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी पूर्ण विशेष को संतुष्ट करती हो, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सके कि कोई विशेष वस्तु का संग्रह में सम्मिलित अथवा नहीं है, उसमें सम्मिलित है कि नहीं है, ये बताया जा सके। आगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय देखिए। अंग्रेजी के पूरे वर्णमालाओं का समुच्चय हो सकता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी समुच्चय हो सकता है। संग्रह संख्या 160 के सभी आभास वर्णों का ये भी हो सकता है कि 160 है। स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय ये हो सकता है, क्योंकि भैया जो प्रधानमंत्री हुए सबका नहीं, जो प्रधानमंत्री हुए उन्हीं का। अब यदि हम भारत के सभी अच्छे नागरिक का संग्रह लेते हैं तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अच्छे लोग बहुत हैं, हम नहीं एकत्रित कर सकते। जिस चीज की एकत्रित कर सकते वो समुच्चय हमारा नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई अच्छा क्योंकि कोई नागरिक अच्छा है या नहीं ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चीजें आपको दी गई इस पर आते हैं। ये क्या है जो देखिए, ये नोट्स बच्चों आपको प्राप्त हो सकती है अगर टेलीग्राम पर यूज करते होंगे तो। देखिए इस पर क्या है बच्चों, कहा समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। रिक्त समुच्चय क्या है? क्या बच्चों? रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय में समझिए, ऐसा समुच्चय जिसमें से कोई अवयव नहीं होता, मतलब उसका अवयव हो ही नहीं, वो उसमें सम्मिलित ही नहीं हो, वो कैसा रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे ये ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा रिक्त समुच्चय मेरी बात समझिए, वो अभी उदाहरण बता रहा हूँ, उसके आगे की उदाहरण आपको बहुत सारे उदाहरण है, आपको समझ में आ जाएगा। रिक्त समुच्चय में समझिए कि उसकी चीज हो ही नहीं, वो हमारे समुच्चय कहलाएगा। किसी भी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त समुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी अवयव उस गुण को संतुष्ट नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या है? कहा गया है, ब्रैकेट दिया गया है एस एक्स सब एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। एक रिक्त समुच्चय में ये कहेगा इसका पद नहीं है,
फिर समझिए क्या कह रहा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 एक सम संख्या है भैया, नहीं है, अरे एक्स स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या मिलेगी नहीं ना, परंतु वो कह रहा कि सम संख्या है, ये कैसा है, रिक्त समुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, में इसमें लगाया बहुत ही, समझिएगा। 2 से छोटी 6 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय है, 2 से छोटी और 6 से बड़ी रिक्त समुच्चय हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या चीजें बच्चों दी गई है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि जीरो दिया गया हो, क्या जीरो रिक्त समुच्चय नहीं है, यदि ब्रैकेट के अंदर जो रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक अव्यय है, पूछा जाता है कहते हैं क्या ये रिक्त समुच्चय है, तो भैया वो रिक्त समुच्चय नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, तो सामने मैंने बताया था। आगे कह रहा है 5 क्या रिक्त समुच्चय नहीं है, 5 एक रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक अव्यय, ये भी एक रिक्त समुच्चय नहीं। 4 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं उसी का आपको बता रहा हूं। आगे फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट लगाया जाए, ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय 5 एक अद्वितीय समुच्चय होता है। पूछे कि बताइए रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय है, तो अद्वितीय समुच्चय है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं क्या है, आपको आगे की बात करें एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अव्यय होता है वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। कौन सा कहलाता है बच्चों, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे कह रहा है एक एकल समुच्चय है क्योंकि खाली 6 आया, फिर x - 5 उधर ले जाएंगे तो खाली 5 जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य होगा कि x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो ये एक क्या होगा, एकल समुच्चय, और खाली एक ही हो। और कहा गया है कि देखो 12 यहाँ 14, एक एकल समुच्चय क्योंकि 12 और 14 के बीच को संख्याओं को बिल्कुल एकत्रित कर दिया गया, ये भी क्या होगा, एक एकल समुच्चय होगा। चलते हैं आगे की ओर, और आगे क्या बच्चों दर्शाया गया आपको देखते हैं। आप पढ़ेंगे परिमित समुच्चय क्या है। क्या है परिमित समुच्चय, कह रहा है ऐसा समुच्चय जिसके विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित हो, यहाँ पर निश्चित हो जाए अथवा सीमित होती है। क्या हो, निश्चित हो ये और सीमित हो, एक अर्थ होता है परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय के अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है। जैसे अंग्रेजी व माला के प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर परिमित है, मतलब यहाँ पर डिसाइड है। कहा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सकते हैं। ये पर एक विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय, ये भी एकल परिमित समुच्चय हो सकता है। क्यों, क्योंकि भैया गिन सकते हैं। रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। क्या जो रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, जो कि एक निश्चित संख्या है। ठीक है, किसी भी परिमित समुच्चय में एक में अवयवों की संख्या को समुच्चय एक को कोटि अथवा कार्डिनल संख्या इससे प्रदर्शित करते हैं। ये परिमित समुच्चय है, ये n ब्रैकेट में a, ठीक है, इसको ये परिमित समुच्चय कहते हैं। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आते हैं नीचे की ओर चलेंगे और आपको और चीजें समझ में आने वाली हैं। आगे क्या दिया गया है, हेडिंग बनाया गया अपरिमित समुच्चय। सभी लोग बच्चे हेडिंग बना ले, इसको कॉपी पे लेके बैठिएगा और लिखते जाइएगा। अपरिमित समुच्चय, यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। यानी कोई परिमित समुच्चय नहीं है तो वो अपरिमित समुच्चय, इसके अवयवों की गिनती अंत तक नहीं की जा सकती है। इसके गिनतियों की संख्या, मतलब वहां पर एक डिसाइड था कि कितनी संख्याएं दी गई है, मतलब और उस पर डैश नहीं लगा, क्लोज लगा हुआ था। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर गिनती नहीं हो सकती। सभी प्रकार संख्याओं का समुच्चय देखो 1 2 3 4 डैश लगा, मतलब इसकी हम गिनती नहीं कर। एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ये भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। संख्या 4 और 5 के बीच सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये भी क्या है बच्चों, अपरिमित। अब 4 और 5 के बीच में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों, अपरिमित समुच्चय होगा। आगे हेडिंग बनाएंगे बच्चों, विसंगीति समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। ये क्या है, 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है विसंगीत अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसकी चीजें को और आगे वाले में देखेंगे, आपको समझ में आने वाला है। जैसे इस पर क्या है, समुच्चय में विसंगति,
समुच्चय असंयुक्त समुच्चय क्या है, देखिए इस पर क्या है बच्चों, इस पर समझेंगे समुच्चय 1 2 3 और समुच्चय 5 6 7 या असंयुक्त समुच्चय। जैसे कहा गया है 1 2 3 इसमें 5 6, मतलब दोनों को मैच ना करे, ए और बी के अवयव को मैच ना करे, ठीक है, ए और बी तो असंयुक्त समुच्चय होगा, ए और बी को समुच्चय। विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय और समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक असंयुक्त समुच्चय। मतलब ये तो विषम हो गया, जाके यानी मैच ना करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैच गुण मिले ही ना मिले, ठीक है। जैसे आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो और एक गैर पढ़ने वाला बच्चा मिल जाए आपको बर्बाद करने के लिए, तो क्या आपको गुण मिलेंगे, क्या बता देना भैया, आप असंयुक्त समुच्चय हो भैया, ठीक है, बता देना, फिर क्या करेंगे, असंयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है। समतुल्य समुच्चय क्या है, दो परिमित समुच्चयों को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। सारी परिभाषा आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको यदि उनमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, जैसे ए और बी समतुल्य है, यदि ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या, यानी ए और बी के अवयवों की संख्या समान हो, मतलब समझिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर मैं ए के समुच्चय की बात कर दूं जैसे 2 3 5 है, और बी के समुच्चय की बात कर दूं मैं कि 5 6 7 है, तो ये अवयव 3 3 यहाँ क्या हो गए, बराबर हो गए, ये होगा समतुल्य अवयव होगा। आगे चलते हैं, समतुल्य समुच्चय होगा, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझ पाएंगे चीजों को आगे। फिर कहा यदि a बराबर 1 2 3 4 b x y z, तो n a और n b यानी ये समुच्चय क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों, अर्थात 3a और b समुच्चय, देखो तीन समुच्चय हो गए। फिर कह रहा है यदि a के देखो इतने समुच्चय, b के ये समुच्चय है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। इस तरह से करते हैं। समान समुच्चय क्या है, वो समतुल्य था, ये समान समुच्चय क्या है, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होगा बच्चों, ये समान समुच्चय होगा। क्या होगा ये बच्चों, समान समुच्चय होगा। इसके बारे में और हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ये क्या कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, और बड़ी बेहतरीन चीजें समझ में आ रही होंगी। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। आगे चलते हैं, क्या है क्लासों की ओर। देखिए इस पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही समान समुच्चय की बात करेंगे तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब उदाहरण के लिए यदि 1 2 3 4 बी एक्स वाई जेड, तो देखो यहाँ अवयवों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई, ए और बी एक समतुल्य समुच्चय के बारे में बताया गया, नहीं ये समान समुच्चय के बारे में बता दिया गया क्या, अच्छा समान समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, तो ये है समान समुच्चय, ये है। अच्छा उस समान समुच्चय 2 या 2 से अधिक ए और बी के समुच्चय बी और प्रत्येक ए में ए बराबर से प्रदर्शित करते हैं, ये बी, हाँ कह रहा था, इसके बारे में मैंने बता दिया था। उदाहरण के लिए ये, हाँ ये समान समुच्चय के बारे में बात कर रहे थे, तो समान समुच्चय के बारे में कह रहा था दो समुच्चय, यहां समझिए, दो समुच्चय ए और बी समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी प्रत्येक अवयव बी और बी में प्रत्येक अवयव, सॉरी दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और प्रत्येक बी अवयव बी में ए का प्रत्येक अवयव, या ए का प्रत्येक अवयव में हो, ए बराबर बी प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि ए और बी समान समुच्चय नहीं है तो इसे ए नॉट इक्वल टू बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नहीं पढ़ा था। उदाहरण के लिए ये हो गए बच्चों 1 2 4 7, और ये हो गए आपके पास, ये बी के समान समुच्चय है। यदि ए के मान ये दिए गए हैं, बी के मान ये दिए गए, तो ए बराबर बी, मतलब एक मान उस पर मिल रहे हैं, तो किसी समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति करने से समुच्चय नहीं बदलता है। क्या अगर पुनरावृत्ति की जाए उसी संख्या का तो समुच्चय नहीं बदलता है। समान समुच्चय समतुल्य होते हैं। समान समुच्चय जो होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए कि समान समुच्चय तो समतुल्य होते हैं, परंतु समतुल्य समुच्चय का समान होना आवश्यक नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। समान समुच्चय का समान समुच्चय समतुल्य होते हैं, परंतु समतुल्य समुच्चय का समान होना आवश्यक नहीं होता। ये चीज समझिए। आगे चलते हैं। इस
पर क्या उप समुच्चय क्या है। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है और ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, ए को बी समुच्चय कह सकते हैं। ये विद्यात्मक रूप है ए। ठीक है बच्चों, एक चीज समझिएगा, अब मेरी चीजों को थोड़ा गौर से समझिएगा। क्या चीजें बच्चों, एक चीज समझिए, जब आप 11 में पहुंचे हैं तो आपको बहुत चीजों का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या बच्चों, आपको बहुत चीजों का ज्ञान होना निश्चित ही अनिवार्य है। क्यों बोलो तो, अगर एक चीज समझिए, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि क्या है ये सबसेट। अगर मैंने चिन्ह का एक वीडियो डाला है, जिसको चिन्ह समझ में न आए तो आप उसको जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जाके देख सकते हैं कि क्या चीजें बच्चों उस पर है कि नहीं है। अब कहा गया है जो टेबल से ये होगा ए है, ये सबसेट इक्वल, ये सबसेट का चिन्ह होता है। मैंने चिन्ह 11 के सभी चिन्ह बच्चों शॉर्ट वीडियो में डाल दिए गए हैं, एक बार सभी चिन्ह आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसेट इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो ए उप समुच्चय है बी का पढ़ा जा सकता है, यानी ए उप समुच्चय है बी का पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये समुच्चय ए का समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, तो आत्मक रूप से इसको ए सबसेट नॉट क्या लिख देंगे बच्चों, सबसेट नॉट लिख देंगे। ये यानी सबसेट इक्वल नहीं है, सबसेट नॉट इक्वल नहीं है, यानी ए उप समुच्चय नहीं है, इसको सबसेट इक्वल नॉट बोल देंगे। बी नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं और क्या क्या चीजें बच्चों आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कह समुच्चय ए को समुच्चय बी का समुच्चय सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये एक्स ए बिलोंग टू बी समुच्चय है। ठीक है, उदाहरण जैसे कहा गया 1 2 3, इसके उदाहरण 1 2 3 4 5, तो ए सबसेट इक्वल बी सबसेट इक्वल, मतलब बी के ए अवयव नहीं बिना बच खाएंगे। फिर ए और बी के ये उदाहरण बच्चों दिए गए, आप समझ लीजिए ए और बी के। आगे चलते हैं, क्या है कह रहा था हमसे कि यदि ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो बी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ए सबसेट इक्वल बी और बी नॉट इक्वल सबसेट ए है। अंतराल क्या है, अंतराल क्या, ये क्या है अंतराल, वास्तविक संख्याओं को रेखा पर कई प्रकार के अपरिमित समुच्चय अंतराल के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। विवृत अथवा खुला अंतराल क्या, इसके भाग है। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए लेस देन बी तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एक्स लेस देन एक्स, ए लेस देन एक्स लेस देन बी खुला अंतराल कहलाता है। ठीक है, इससे ए और बी ये बच्चों आपको उसमें शायद नहीं है समुच्चय, तो इसके बारे में आप ना पढ़िए। अगर आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर सकता है, पर शायद ये समुच्चय आपको उसमें है नहीं। अगर होगा तो मैं बता दूंगा उसके बारे में। तो बच्चों हम लोगों ने समुच्चय के बारे में जान लिया। सभी लोग कैसी वीडियो लगी एक बार सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं 1.1 पढ़ने के लिए और बेहतरीन चीजों को जानने के लिए अगली क्लास में बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।